जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार बारे अजिहा की है ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ 'ਚ ऑपरेशन ब्लू स्टार अनकही दास्तान। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा मोदी को चुनाव प्रचार की कमान सौंपने के एक दिन बाद आया है। बीजेपी गुटों में बटी नजर आ रही है और इसका असर सहयोगी दलों में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी में मोदी बनाम आडवाणी की जंग लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाएगी? नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के एक दिन बाद लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के 3 पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भेजे खत में 85 साल के आडवाणी ने लिखा है कि वो पार्टी की वर्तमान कार्यशैली में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। आडवाणी के इस्तीफे के बाद भाजपा नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने उम्मीद जताई कि लालकृष्ण आडवाणी को मना लिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मिलकर मना लेंगे। मुझे थोड़ा हैरानी हुई कि उन्होंने बिना हमको विश्वास में लिए ये बात कर दी। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, 4:45 नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे लगता है हम मना लेंगे, मैं विश्वास हूँ कि हम मना लेंगे। वहीं एनडीए की सहयोगी जदयू ने कहा कि उनका गठबंधन वाजपेयी जी और आडवाणी जी के साथ था और अब जब आडवाणी जी का इस्तीफा आ गया है तो जदयू को इस नई परिस्थिति पर विचार करके कोई फैसला लेना पड़ेगा। एनडीए के बनाने में अटल जी और आडवाणी जी का सबसे ज्यादा हाथ था। हमारा तो उनके साथ ही समझौता था। आगे कैसे जो संगठन है और जो परिस्थिति कैसे आगे चलेगी, इस पर हमारी पार्टी में बैठ करके जल्दी से जल्दी विचार करेगी। वाजपेयी और आडवाणी के सिवाय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और एनडीए का नेतृत्व फीका पड़ जाएगा। गोवा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में न पहुंचने पर ही आडवाणी का मोदी को लेकर रुख साफ हो गया था। कहा जा रहा था कि आडवाणी तबीयत खराब होने के चलते नहीं पहुंचे, लेकिन मोदी की ताजपोशी के एक दिन बाद आए आडवाणी के इस्तीफे ने ये साफ कर दिया कि उनकी महत्वाकांक्षा बरकरार है। क्या है आडवाणी के इस्तीफे के मायने और क्या बीजेपी अपने लौह पुरुष की अनदेखी कर पाएगी? जानने की कोशिश करते अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीक्ष्ण सूद, पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। द हिंदू के विशेष संवाददाता सरबजीत पंधेर हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते, वो भी मौजूद हैं। तीक्ष्ण सूद जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप भी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। क्या पार्टी उनका जाना बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, ये जो घटनाक्रम है दुखदाई है। कल ही मैं वहाँ था, गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और जब मोदी जी का नाम उन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया तो पूरी कार्यकारिणी में मेरा ख्याल 3 मिनट से ज्यादा तालियां बजती रही। लेकिन सबने उसको एक्सेप्ट किया, सबने उसको, और भी कई बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे, सबने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो कुल मिलाकर जो नेतृत्व था वो वहाँ था। कुछ लोग नहीं थे, लेकिन जो पूरा नेतृत्व था नहीं, पर एक बड़ा चेहरा वहाँ नहीं था। हाँ, आडवाणी जी नहीं थे और बताया गया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो संकट आया है एक आध दिन में हल हो जाएगा। कल तक वो कह रहे थे सेहत ठीक नहीं थी, अब लेकिन आज जिस तरह से उनका इस्तीफा आया, उन्होंने सारे अहम पद छोड़ दिए, कहीं ना कहीं दिखता है कि वो नाराज हैं। कहीं ना कहीं वो पार्टी ने जो फैसला लिया है उससे वो नाराज हैं। कहीं ना कहीं वो आहत हुए दिखते हैं। लेकिन पार्टी का फैसला तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी जब फैसला लेती है और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये अनाउंस किया गया फैसला और सबने उसको एक्सेप्ट किया और बड़ी भारी क्लैपिंग के बीच एक्सेप्ट हुआ, तो पार्टी के उस फैसले को मोहर लगी है। जी सरबजीत जी, जिस तरह से मोदी को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई, आडवाणी उस पर सहमत नहीं दिखाई दी और जैसे तीक्ष्ण सूद जी कह रहे कि पार्टी का फैसला था, हालांकि कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं, तो क्या ये नाराजगी एनडीए है वो उसको ले जा पाएगी आगे? राजेंद्र जी, बहुत अहम जो है एक
पॉइंट है जो हमारी नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है उस पे, और जिसको कहते हैं द सर्कल हैज़ बीन कंप्लीटेड, जी, उसमें ये है कि पहले यूपीए स्पेशली कांग्रेस जो थी वो पर्सनालिटी ओरिएंटेड या जिसको कहते हैं व्यक्तिगत व्यक्तित्व वाली जो पॉलिटिक्स वो करते थे, और बीजेपी को ये माना जाता था कि ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड एक पार्टी है, कार्डर बेस्ड एक पार्टी है और एक डिसिप्लिन पार्टी, और परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि अब इनको भी एक मोदी पर्सनालिटी के रूप में एक व्यक्तित्व को सामने लाना पड़ और रहा है। यूपीए को काउंटर करने के लिए शायद ये फर्स्ट संकेत है बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से कि शायद अब आइडियोलॉजीज का क्लैश नहीं है, अब पर्सनालिटीज का क्लैश ही होगा। और जो यूपीए के मिस्टर क्लीन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके बराबर लाके खड़े किए हैं मोदी, जो मिस्टर बीजेपी के मिस्टर क्लीन की तरह उनको कहा जाता है। दोनों के ऊपर आरोप भी हैं, दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी है, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। बट जो बेसिक बात ये आती है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली अब आप दोनों पार्टीज को देखो, दोनों तरफ को, दोनों खेमों को देखो, दे आर क्वाइट आइडेंटिकल। और बीजेपी पिछले काफी समय से ये काफी जोर लगा के कहने की कोशिश करी है कि मोदी के ऊपर जो एक रेडिकल या फंडामेंटलिस्ट या एक कम्युनल जो टैग लग रहा था वो उतार के गुजरात की जो परफॉर्मेंस है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। गुजरात के विकास का की दुहाई दी जाती है और एक मॉडल पेश किया जाता है, और उसमें और मोदी खुद खड़े होकर स्टेज से ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसके आर्किटेक्ट है उसको मैं ज्यादा एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी यूपीए नहीं कर पाई, हाँ वो मैं इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं। और इस लेवल पे आप अगर आगे देखिए, देयर इज ए कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पे फर्क नहीं आता, और मजबूरी बन गई है दोनों जो मेन पॉलिटिकल हमारे पोल्स हैं उनकी मजबूरी ये बन गई है कि अब इनको एक पर्सनैलिटी कल्ट में दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। और यही डिफरेंस था यूपीए और एनडीए में, और ये है डिफरेंस भी आज इस विद दिस। लेकिन सरबजीत जी, क्या आडवाणी का व्यक्तित्व अब कमतर पड़ गया है, मोदी का व्यक्तित्व हावी हो गया है? बिल्कुल, आडवाणी भी एक व्यक्तित्व है। नहीं, वो एक टाइम था, वो आडवाणी का टाइम था, यानी कि उनका दौर चला गया। बिल्कुल, बिकॉज अब अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर जा रहा है, जैसे वाजपेयी जी का दौर चला गया। सूद साहब, मैं क्या आडवाणी जी का दौर जा चुका है और अब मोदी का वक्त आ गया है? कमेंट करना चाहूँगा पहले कि जो डेर साहब ने कहा है कि वो भाजपा भी एक चेहरे को आगे लाना चाहती है, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूँगा। भाजपा चेहरे को कम लाना चाहती है, लेकिन जो मोदी जी की परफॉर्मेंस रही है गुजरात में, जो उनके रिजल्ट्स रहे हैं, वो उससे ये लगता है कि अब एक मोदी का प्रवाह चल रहा है। कार्यकर्ता चाहता है कि मोदी आए, देश की जनता चाहती है कि मोदी आए। आप कहीं से भी देश की जनता का मूड चेक कर लीजिए, वो चाहते हैं। इसलिए पार्टी चेहरा लाने के लिए नहीं बनी, पार्टी लोग चाहते हैं, इसलिए पार्टी लेकर आई है मोदी। ये लोकतंत्र है, जहां लोग जिसको चाहते हैं उसको आगे लाने की बात है जी। तो लोगों का मन चाहता है। प्रोफेसर खालिद, क्या मोदी को जिस तरह से लाया जा रहा है, एक मोदी ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के लिए, तो क्या उसके लिए वो लाल कृष्ण आडवाणी को खो देंगे? उनकी अनदेखी क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? मोदी ट्रम्प कार्ड भी है, मजबूरी भी है। जहां तक एल.के. आडवाणी का सवाल है, तो 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो 2 सीटों से 4 सीटों से यहाँ तक पहुँचाने वाले वही 2 लोग हैं जी। उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता आज भी। जो एल.के. आडवाणी ने अपने लेटर में कहा है कि आइडियोलॉजी की बात है, कि आइडियोलॉजी के बेस अब नहीं रहा, अब तो महत्वाकांक्षा ये चीज़ बड़ी अहम है कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी ने जब भी इलेक्शन लड़ा है तो किसी ना किसी स्लोगन को, जैसे कि राम रोटी और इंसाफ, मंदिर वहीं बनाएंगे वगैरह स्लोगन था। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई, एनडीए की शक्ल में आई, क्योंकि कोलिशन का दौर है, कोलिशन के बिना सरकार नहीं बन सकती, ये सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है, बीजेपी को पता है, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रांग है, रीजनल लीडरशिप्स बहुत स्ट्रांग है, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपना शेयर जानती हैं कि कैसे सेंटर के पावर स्ट्रक्चर में लेना है। तो जिस समय बीजेपी सत्ता में आई तो 3 जो बेसिक मुद्दे थे जिनके ऊपर इलेक्शन लड़ा था, वो कहते भी इन मुद्दों को हम साथ, क्योंकि आइडियोलॉजी के बेस पे नहीं, अब तो हमें ये देखना है प्रैग्मेटिज्म क्या है, हम किस तरह से एक कोलिशन को चला सकते हैं। अपने जो 3 आइडियोलॉजिकल मुद्दे, जैसे कि आर्टिकल 370, आपका मंदिर का मुद्दा, दूसरे वो साइड ट्रैक करके,
तो अब मतलब ये मेरे मुद्दे कहने का इतने हावी मतलब ये दिखते भी नहीं है, मेरे हैं। कहने का मतलब ये है कि आइडियोलॉजी सोली कोई रोल प्ले नहीं करती जहां तक फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट का सवाल है, जहां तक इलेक्शनियरिंग का सवाल है। इलेक्शनियरिंग जब होती है, जब इलेक्शन लड़ती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, विनेबिलिटी देखनी पड़ती है, नेगेटिव वोट कितनी आनी है, पॉजिटिव वोट कितनी आनी है। इस समय बीजेपी को ऐसे लग रहा है कि क्योंकि अभी 6 जो बाई इलेक्शन हुए हैं गुजरात के अंदर और दूसरे इलेक्शन हुए, वहाँ पर कांग्रेस के पास सारी सीटें थी, वो बीजेपी के पास आ गई। उनको लगता सफाया है हो कि गया वहाँ एक कांग्रेस कैरिश्मा का। है, एक कैरिश्मा है। मतलब बीजेपी उस की कैरिश्मा बीजेपी को- जो है वो बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी एक करिश्माई एक व्यक्तित्व कैरिश्मा है। है, उसको वो इनकैश करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत अर्ली है ये बात कहनी, अभी इलेक्शन को बहुत महीने पड़े हुए हैं जी। अभी बड़ी चीजें जो है, वी शुड नॉट जंप टू द आपको लगता है conclusion। बदलाव और आ सकते और हैं बड़ा इसमें? कुछ होना है, बीजेपी के अंदर भी होना है, एनडीए के अंदर भी होना है, क्योंकि एनडीए में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, वो माइनस एल के अडवाणी बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक्सेप्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कहाँ तक कर सकेंगे, और फिर कांग्रेस में उसका क्या रिएक्शन होता है, ये सब चीज़ें जो है अभी देखनी बाकी हैं। हमें ये नहीं है कि कल नरेंद्र मोदी जो है उनको अनॉइंट किया गया, इमीडिएटली क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है। रिएक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के वो 5-10 मिनट में नहीं आया करते, वो लेकिन उसमें ये time लगता है। आडवाणी जी का इस्तीफा एक अच्छा, बड़ा अब एल के अडवाणी का बड़ा इस्तीफा कदम एक है। बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा कदम जी। बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा चीज है कि एल के अडवाणी का इस्तीफा हो गया है और उसको मनाने की चीज भी हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, उनको मनाने की बात तो हो रही है, लेकिन वो जो बात कह रहे थे कि 2 कमेटियां होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई अभी बात कोई करने बात के लिए नहीं। तैयार पार्टी नहीं है। वही सूद साहब, आप ये कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि मोदी आए तो आप मोदी को लेकर आए, लेकिन अब जब आपके जो सहयोगी दल है, आपने जैसे शरद यादव को सुना, शिवसेना भी जो कह रही है, वो कह रही है हमारे लिए आडवाणी जी बहुत मायने रखते हैं, तो आपको लगता है कि बिखर सकता है एनडीए? नहीं, अडवाणी जी तो हमारे भी माननीय नेता हैं, उनकी वजह से ही पार्टी यहाँ तक पहुँची है और वो बुजुर्ग नेता हैं, उनकी बात पार्टी, इसीलिए उनको मनाने की बात चल रही है। घर में परिवार में भी ऐसा होता है, कोई किसी को एक व्यक्ति को कोई बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन कॉन्सेंसस बनता है किसी बात का, तो अडवाणी जी को मना रहे हैं। यहाँ कोई कंट्राडिक्शन तो है ही नहीं है। अडवाणी जी के मन की कोई पीड़ा है, उसको सारे मिलजुल कर मनाने की पीछे हो सकता है चल कुछ रही है। और शर्तें भी आएं, मैं तो क्या आश्वस्त वो हूँ, मानी जाएंगी? मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी आज तक, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ घर कि के बड़े भाजपा ही बुजुर्ग एक कभी ऐसी नाराज हो पार्टी, जाए ना सूद साहब, तो कई भाजपा बार ही वो एक शर्तें ऐसी भी पार्टी रखते हैं। रहेगी जिसमें क्या अभी वो तक शर्तें मानी जाएंगी? अभी तक ना जिसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ है। क्योंकि जैसे प्रोफेसर खालिद ने भी कहा, और जैसे वो चाहते थे मैं 2 उन्हीं की समितियां बात का हों, जवाब दे रहा वो हूँ। उस पर राय नहीं बनी। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना आज तक वर्टिकल डिवीजन हुआ है ना होगा। बाकी पार्टियां जो मजे ले रही हैं वो कई बार टूट चुकी हैं, उनके कई फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, उनके कई नेता अलग अलग अपनी दुकानदारी चला के पहुंचे हैं, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है इतना कुछ कहने के लिए, और माननीय अडवाणी जी भी मानेंगे। उन्होंने इस पार्टी को उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और पार्टी को यहाँ तक लेके आए हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने इतना जज्बात भरा खत लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपने खून से पार्टी को सींचा है। सरबजीत जी, एनडीए मजबूत काफी दिखाई दे रही थी इस बार, जिस तरह से यूपीए पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपीए कमजोर दिखा रही थी और एनडीए मजबूती से उभर रही है। अब ये लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा उस पर कितना असर डाल सकता है? अगेन वही बात आ रही है कि वेरी पर्सनालिटी जो कल्ट है उसी की बात आ रही है। अडवाणी जी का जो, अगर आप इस्तीफे वाली चिट्ठी है वो पढ़ी जाए, वो कह रहे हैं आइडियोलॉजी की बात करें। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो आदर्शवादी पार्टी नहीं रही जो थी, खुद अपनी पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी को बना दिया, उसमें एक कार्यशैली की भी बात कही है कि ये जो अब कार्यशैली है उसके साथ मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, नरेंद्र मोदी को वहां पे कैंपेन कमेटी का लगा दिया, कौन सी आइडियोलॉजी डाइल्यूट हुई और कौन सी कार्यशैली में चेंज आ गया। वो पहले भी ऐसे ही करते रहे हैं और खुद अडवाणी जी ऐसे ही ऑपरेट करते रहे जी। और अब जो रिएक्शंस भी आ रहे हैं, अब जैसे शरद यादव जी का रिएक्शन था कि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो समझौता था वो अडवाणी जी और वाजपेयी जी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं था, संगठन का, दैट मीन्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो था ही नहीं।
तो जो मैं पहले बात कर रहा था वही है। और तीक्ष्ण सूद जी ने इनको याद करवाना चाहता हूँ कि जैसे कह रहे बीजेपी में स्प्लिट नहीं हुआ, यूपी में क्या हुआ था। कल्याण सिंह जी ने जिनको मंदिर के लिए इतना किया वो ही टू लीव, उमा भारती जी ने छोड़ा। कर्नाटका में जो स्प्लिट हुआ उसी के कारण पार्टी हारी। निकल गए। हाँ, बिकॉज अगेन सारे का सारा जो टोटल फोकस देखिए इज शिफ्टिंग फ्रॉम आइडियोलॉजी टुवर्ड्स एक पर्सनालिटी की तरफ आ रहा है। और जैसे कांग्रेस ने इसका खमियाजा भुगता है, जो कांग्रेस जिसने हमारे लिए देश के लिए एक आज़ादी लड़ने का एक आइडियोलॉजी और नेशन बिल्डिंग का जो प्रोग्राम लेके आए थे, वहाँ से शिफ्ट हुए। नेहरू के टाइम से एक कांग्रेस आप देखिए एक बड़ी पार्टी नजर आती थी जहाँ पे डाइसेंट भी होता था और काफ़ी स्ट्रगल होती थी, और उसके बाद कुछ आता था। इंदिरा गांधी के टाइम तक आते आते एक पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टी बनी। राजीव गांधी के टाइम पे वो कंसोलिडेशन हुई, और अब जाके तो आई थिंक डाइसेंट का तो। लेकिन अब जो बदलाव आए हैं बीजेपी में जो चल रहा है, आपको लगता है कोई और नया चेहरा लाया जा सकता है? नहीं, बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान से भी बिल्कुल नजर आ रहे थे, और इसमें आरएसएस की भी सभी जानते भूमिका है। बिल्कुल, आरएसएस की आई थिंक वो भूमिका टोटल किसी टाइम पे ये था कि आरएसएस डिक्टेट करती है, आरएसएस में एक विचार चलता है, आरएसएस फीडबैक लेती है लोगों से, फिर जाके बात आती है। लेकिन अब इवन वो भी मजबूर होते हैं, आई थिंक मीडिया की तरफ से कह लो या कहीं और तरफ से कह लो, इवन हम ये भी मान लें कि मोदी हैज परफॉर्म सो मच, बट ये बात इनकार नहीं की जा सकती दैट इट इज जस्ट वन इंडिविजुअल। और अगर ये बात की जाए कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी, जो पहले आइडियोलॉजी थी, जो कांग्रेस के एक ऑपोजिट आइडियोलॉजी नजर आती थी, उसको पिछले टाइम से मोदी ने कैसे, नरेंद्र मोदी ने कैसे आर्टिकुलेट किया है वो नजर नहीं आता। मोदी हैज हिमसेल्फ क्या आइडियोलॉजी बदली है तीक्ष्ण सूद जी? जिस तरह से नहीं, लालकृष्ण आडवाणी खुद अपने खत में लिख रहे हैं कि अब वो आदर्शवादी पार्टी नहीं रही, वो कार्यशैली नहीं रही। उन्होंने ये भी लिखा है कि नेताओं का मुख्य उद्देश्य अपना निजी एजेंडा है। साफ लिखा है देखिए, दो बातें उनका इशारा किस तरफ है? दो बातें की हैं। ये निजी एजेंडे का मतलब जानना मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। दो बातें पंडेर साहब ने कही हैं, एक पर्सनैलिटी कल्ट की और एक वो बीजेपी और कांग्रेस की आदर्श एक जैसे बन गए। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे एक फैमिली डायनेस्टी चल रही है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं आपको नज़र आएगी जो यहाँ हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में वो कितनी स्ट्रॉन्ग है आप देख सकते हैं। इवन जो कार्यकारिणी का फैसला है, अगर उसको भी एक आदमी कोई जो ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति है जो कह सकता है वो कह रहा है, और बाकी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कांग्रेस की तरह, क्योंकि इनमें काफ़ी फ़र्क है, दोनों बातों में फ़र्क है। इसको आप एनोलॉजी के तौर पर ले आए तो बात अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं। आदर्शवादी पार्टी जो पार्टी ने किया वो प्रोसीजर के अनुसार किया। क्या पार्टी के उसमें ये बीजेपी से ये संदेश तो नहीं जा रहा सूद साहब कि आडवाणी जो हैं वो मोदी के व्यक्तित्व के सामने बौने पड़ गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी क्या हुआ, अभी तो इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। अभी क्या किया कैंपेन कमेटी का मैं बता रहा हूं, इस वक्त बीजेपी के मेंबर हैं और एनडीए के चेयरमैन हैं। मैं आपको बता रहा हूं अभी हुआ क्या है। कैंपेन कमेटी का उनको नॉमिनेट किया है चेयरमैन, वो प्रेसिडेंट की पावर है, उसने किया है, उसमें कोई गलत नहीं किया, उसमें कोई कार्यशैली में हुआ नहीं। इतने लीडर्स ने, इतने लोगों ने, इतनी सारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसमें मोहर लगाई है। अभी तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन लगाए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस कर दे बीजेपी, इन्होंने किया नहीं है बीजेपी ने, फिर क्या होगा? जब होगा तब देखो ऐसा है। खालिद, ये बात आडवाणी साहब कई बार जज्बाती भी हुए हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर। अगर आपको याद हो, जब वो अपनी यात्रा कर रहे थे तब कई बार उनकी इच्छा सामने आई है। 2009 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार पेश किया गया था बीजेपी की तरफ से, वो हार गई। अब मतलब क्या एनडीए चाहते कि हम सत्ता में आए, इस वजह से वो ट्रम्प कार्ड अपना लूज नहीं करना? देखो, राजनीति में अगर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देखते हैं तो कोई बुरा नहीं है, हर एक को अधिकार है, इसीलिए आप राजनीति में हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की कार्यशैली का सवाल है, और जो बीजेपी में जैसे कहा है कि पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, 3-4 बार बीजेपी को ऐसे क्राइसिस में से पहले भी गुजरना पड़ा है। जैसे कि जब जनता पार्टी बनी, जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हुई इमरजेंसी के बाद, उसके बाद 1980 में जब जनता पार्टी में से बीजेपी बनकर के जनसंघ बाहर निकली, जनसंघ सेपरेट हो गई। बलराज मुद्धोक जो थे वो कहते नहीं मैं तो जनसंघ रखूँगा, ये लोग जो थे एल.के. आडवाणी और ये बीजेपी में आ गए। तो कई बार ऐसे हुआ है, ये मंथन, ये सारा कुछ चलता रहता है हर पॉलिटिकल पार्टी में।
और कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीवित रखने के लिए, वॉलेटाइल रखने के लिए ये चीजें जरूरी भी हैं। इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल ये अलग-अलग सोए विचारधारा हुए के लोगों लोग नहीं हैं, है। कुछ ना कुछ हर अलग तरह होता के। रहेगा। एक हाँ। परिवार में बड़ा कुछ होता है, जी। इतनी बड़ी पार्टी में अगर हो जाए तो कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जैसे ये कहा गया है कि जो बीजेपी है वहाँ पर आइडियोलॉजी और व्यक्तित्व की बात है, व्यक्तित्व पहले भी रहा है। व्यक्तित्व पहले एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व रहा है पहले भी। और अगर ये कहें कि जी उसको सिर्फ हमने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है, ये आई थिंक बात नहीं है। बीजेपी की कैंपेन का ही नहीं, बीजेपी का चेहरा अगले इलेक्शन में वो मोदी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको ये कहना कि सिर्फ कैंपेन कमेटी का बनाया है, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पे अगर किसी व्यक्ति का फेस दिखा करके, उसका काम दिखा करके आप वोटें लेकर के मेजॉरिटी लेना चाहते हैं, उसके बाद उसको ये थोड़ी कहोगे कि आप घर में गुजरात वापस चले जाओ, अब हम देखते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता। खालिद, अब बीजेपी क्या स्टैंड ले सकती है लालकृष्ण आडवाणी के मसले पर? देखो, बीजेपी के पास दो चीजें। नंबर 1, मोदी को वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने जो कल गोवा में फैसला किया है उसको वापस ले, वो वापस कभी भी किसी सूरत में नहीं ले सकते। एक संदेश बिल्कुल क्लियर। अगर लेकिन एल.के. आडवाणी भी, अगर उन्होंने जितना उनका स्टेचर है नेशनल पॉलिटिक्स में और बीजेपी में, अगर वो बिना किसी शर्त को मनवाए अपनी चीज वापस ले लेते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सुसाइडल बात होगी, बहुत बड़ी खतरनाक। एक कदम वो उठा चुके हैं और उस व्यक्तित्व का आदमी बहुत समझ सोच करके कदम उठाएगा। उनको भी देश की और बीजेपी की राजनीति का पता है और उनको ये भी पता है कि कैडर का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। हाँ, सरबजीत जी, आपको लगता है कि बीजेपी अब बना लेगी लालकृष्ण आडवाणी को? इट इज इमैटेरियल उसका उनको मना लेना, क्योंकि जैसे पहले आज बहुत बैठकों के दौर चले हैं, राजनाथ सिंह के घर, लालकृष्ण आडवाणी के घर, वो फेस सेविंग है क्योंकि एक एम्बैरेसमेंट है। तो क्या भूल जाएगी बीजेपी? नहीं, पहले कल्याण सिंह को भी तो भूले ही। कहाँ है कल्याण सिंह? कल्याण सिंह, मैं ये बात करना चाहता हूँ, सूद साहब ने बात की थी, कल्याण सिंह ने अपना पॉलिटिकल करियर राम मंदिर पे टोटल दाव पे लगाया और एंड ही वाज फॉरगॉटन। नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह और आडवाणी में क्या कंपेयर किया जा सकता है? जो कल्याण सिंह की जो थी कंट्रीब्यूशन थी, उसके पैरेलल अगर आप ड्रॉ करो नरेंद्र मोदी की क्या, ही हैज ओनली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग, वो जो परफॉर्मेंस है जो यूपीए में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नियो लिबरल पॉलिसीज आई उनको ज्यादा एफिशिएंटली इंप्लीमेंट गुजरात में किया गया। उससे अलावा नरेंद्र मोदी की और कोई अचीवमेंट नहीं है इन पॉलिटिकल अफेयर्स। और जैसे ये सूद साहब कह रहे हैं कि हमारा यूपीए से अलग नहीं है, यूपीए की पॉलिसीज आप ज्यादा शिद्दत से इंप्लीमेंट कर रहे हैं गुजरात में। क्या मतलब आडवाणी को क्या, आडवाणी को मतलब कल्याण सिंह की तरह आडवाणी को भी भूल जाएगी बीजेपी? नहीं जी, ऐसे नहीं भूलेगी। आडवाणी जी को कार्यकर्ता तो इस बात से आहत हैं कि आडवाणी जी ने इतना कंट्रीब्यूट किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के बाद अगर दो चित्तर कोई लगते हैं तो अटल आडवाणी जी के लगते हैं। और भी बहुत से अध्यक्ष रहे हैं और सबकी इच्छा रहेगी, सब चाहते हैं कि आडवाणी जी ने जो किया इसको ख़त्म किया जाए और आडवाणी जी पार्टी के बहुत सरपरस्त बने रहें। बाकी कल्याण सिंह जी की बात जो हुई है, वो कल्याण सिंह जी तो अब भी बीजेपी में हैं, उमा भारती जी भी बीजेपी में है, मदन लाल खराना ये कद की बात हो रही है, मदन लाल खराना जी भी देखेंगे क्या बदलाव लेती है ये सियासत। एग्जाम्पल आई ना, कर्नाटका की एग्जाम्पल आ गई। कर्नाटका में उन्होंने पार्टी अलग बना ली, लेकिन बीजेपी की वर्टिकल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। आने वाले दिनों में अब क्या चेंजेस होते हैं वो देखने वाली बात होगी। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट आई एम फुली होपफुल। मेरे को विश्वास है कि जो भाजपा की परंपरा रही है पहले भी ऐसे क्राइसिस में, तो जैसे पहले आज तक निकल के आई है, क्राइसिस से निकल जाएगी। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। 2014 चुनाव से पहले मोदी को बीजेपी प्रचार समिति की कमान सौंपती है, लेकिन अगले ही दिन पार्टी के सबसे बड़े नेता अहम पद छोड़ देते हैं। इन सब के साथ बीजेपी कैसे निपटेगी ये आने वाले दिनों में साफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल सियासत जोरों पर है। चुनाव से पहले कितने रंग बदलेंगे और उसके बाद क्या रंग लेगी सियासत, उसके लिए इंतजार। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।